आज इस प्रेस वार्ता में सभी पत्रकार छायाकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मेरे साथ में एक राष्ट्र एक चुनाव का विभाग का काम देख रहे हैं और हमारे बड़े वरिष्ठ और हम सबके मार्गदर्शन आदरणीय बोधराज सीकरी जी और जिले में उपाध्यक्ष अजीत यादव जी, इन दोनों का भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। एक राष्ट्र एक चुनाव देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने विकसित भारत का जो सपना देखा है, उसके लिए एक राष्ट्र एक चुनाव होना बहुत जरूरी है। देश के संविधान के अनुसार जब पहला चुनाव 1951 और 52 में जब हुआ तो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हुए। इसके बाद 1967 में जब सरकारें गिरी, क्षेत्रीय पार्टी बनी, तो उसके बाद में ये सारे चुनाव अलग अलग होने लगे। लेकिन विकसित भारत के लिए ये चुनाव होना बड़ा जरूरी है। अमूमन देश में हर 4 महीने में एक चुनाव होता है, चाहे वो लोकसभा का हो, चाहे वो विधानसभा का हो, चाहे वो किसी क्षेत्रीय पार्टी निगम का चुनाव होता है। और अमूमन ये मान के चलिए कि जब किसी प्रदेश का चुनाव होता है तो मिनिमम जो उसका जो खर्चा, जो बजट रहता है, वो 400 करोड़ रुपए के आसपास होता है, और जो बड़े प्रदेश है इससे भी ज्यादा उसका रहता है। देश में एक आम जनमानस की एक मुहिम बने एक राष्ट्र एक चुनाव की, जिससे सरकारी जो तंत्र है वो ज़्यादा से ज़्यादा देश के विकास में अपनी भागीदारिता करे। क्योंकि जब भी किसी प्रदेश में चुनाव होता है, जो राष्ट्रीय पार्टी के नेता हैं, चाहे प्रधानमंत्री जी हैं, चाहे कैबिनेट मिनिस्टर हैं या अन्य बड़े नेता हैं, वो दूसरे प्रदेशों में चुनाव प्रचार के लिए जाते हैं। और इससे कहीं ना कहीं जब भी चुनाव जब होता है तो आचार संहिता कभी लोकसभा की लग गई, कभी विधानसभा की लग गई, कभी निगम की लग गई। तो जब एक राष्ट्र और एक चुनाव जब होगा तो देश के विकास को एक नई गति मिलेगी। और जो नेता लोग हैं और जो राजनीतिक पार्टियों के जो कार्यकर्ता है, उनको चुनाव लड़ने का भी अवसर ज़्यादा मिलेगा। बहुत बार आप लोगों ने देखा है कि एक व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़ता है, जब वो हार जाता है तो उसको विधानसभा की टिकट मिलती है। तो जब एक समय में ये सारे चुनाव होंगे लोकसभा और विधानसभा के, तो कहीं ना कहीं अवसर भी ज़्यादा मिलेंगे और जो देश का जो पैसा है वो विकास के काम में लगेगा। इसीलिए एक राष्ट्र एक चुनाव आम जनमानस की ये एक आवाज़ बने, इसीलिए एक जन जागरण का एक अभियान हमने शुरू किया हुआ है। उसी को देखते हुए 1 जून को हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के लिए हमने एक मैराथन का जो लेजर वैली पार्क सुबह 5:30 बजे जो शुरू होगी, और उनको माननीय मुख्यमंत्री जी हरी झंडी दिखाएंगे। वो भी इसी एक जन जागरण के तहत एक 10,000 लोगों का कार्यक्रम, जिसमें आम जनमानस, पुलिस के बच्चे और सर्व समाज के लोग जिसमें अपनी भागीदारिता सुनिश्चित करेंगे, ऐसा कार्यक्रम होने वाला है। और आप सभी के चैनलों के माध्यम से भी मैं गुड़गांव के सभी गणमान्य लोगों को उसका आमंत्रित करता हूं। और ये जो एक महायज्ञ है, इसमें सभी 1 तारीख को सुबह 5:30 बजे लेजर वैली पार्क में अपनी भागीदारिता सुनिश्चित करते हुए इस महायज्ञ में अपनी आहुति दें। पत्रकार बंधुओं को प्रणाम। जैसा कि सर्वप्रिय त्यागी जी ने आपको विस्तार पूर्वक एक राष्ट्र एक चुनाव की रूपरेखा बताई, कुछ एक और इसके बिंदु पर प्रकाश डालना चाहूँगा। एक राष्ट्र एक चुनाव मात्र एक नारा नहीं है, ये हमारे संविधान की आत्मा है। यदि आप इस विषय की गहराई में जाएंगे तो ये राष्ट्र हित में है, और यदि आप इसकी और गहराई में जाएंगे, जो हमारे विरोधी दल के कुछ एक नेता, उदाहरण के तौर पे इंडी के जो एक सबसे सीनियर जो नेता हैं शरद पवार जी, उन्होंने भी अपने विचार प्रकट किए थे कि इस राष्ट्र में एक राष्ट्र एक चुनाव होना चाहिए। तमिलनाडु के जो इस समय चीफ मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री, यद्यपि वो नहीं मान रहे, लेकिन उनके स्वर्गीय पिताजी श्री करुणानिधि जी ने भी कहा था कि एक राष्ट्र एक चुनाव होना चाहिए। हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो उच्च न्यायाधीश 4 रिटायर्ड, उनकी भी विचारधारा है कि एक राष्ट्र एक चुनाव होना चाहिए। उच्च न्यायालय के 8 मुख्य न्यायाधीश रिटायर्ड, उनकी भी विचारधारा है कि एक राष्ट्र एक चुनाव होना चाहिए।
हमारे टीएन सेशन होते थे एक जमाने में, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, यदि आपको याद हो, उनके समय से ये प्रथा चली आ रही है। और माननीय प्रधानमंत्री ने इसके ऊपर न केवल मंथन किया है, इसके ऊपर चिंतन भी किया है। चिंतन करने के बाद सदन में भी इस विषय के ऊपर चर्चा की और बाद में एक निर्णय लिएगा कि इसके करने के क्या फायदे, क्या लाभ है और क्या नुकसान है। इसके ऊपर चर्चा करने के लिए इसको, जैसा कि हमारे सत्यजीत त्यागी ने आपको संबोधन में बताया है, इसे जन क्रांति आंदोलन का रूप, ताकि एक एक व्यक्ति को, एक एक नागरिक को पता होना चाहिए, क्योंकि हमारे संविधान के अनुसार उनको अधिकार भी हैं, उनके हर नागरिक के कर्तव्य भी हैं। उस कर्तव्य प्रायिकता को पूर्ण करने के लिए एक तो ये संविधान के बिल्कुल अनुरूप है। कई लोग इसका गलत अवधारणा बता रहे हैं कि ये संविधान के अनुरूप नहीं है, ये संविधान के अनुरूप है। दूसरी बात, आज पिछले चुनाव में अगर आप देखें, लोकसभा के जो मई 2024 में हुए थे, लगभग 1 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए थे। इस देश का हर नागरिक, छोटे से छोटा नागरिक, एक छोटा दुकानदार, एक 3 व्हीलर वाला, कोई भी जीएसटी टैक्स पे करता है। यदि एक व्यक्ति जाकर के सुबह ब्रेड लेने जाता है तो जीएसटी पे करके आता है, उसका भी इस इनकम के अंदर योगदान है। उस गाड़ी कमाई से इस प्रकार के पैसे का, जैसा अभी सरप्रीत जी ने कहा कि लगभग औसत 400 करोड़ रुपए विधानसभा के होते हैं। 1967 तक तो एक ही चुनाव था, बाद में किन्हीं कारणों से, किन्हीं राजनीतिक पार्टियों के कारण से ये अलग अलग हुआ। एक तो हमारे देश का संसाधन, दूसरी बात माननीय प्रधानमंत्री जी का कितना बहुमूल्य समय, जो उनका समय विकास के ऊपर लगना चाहिए, वो लगता है चुनाव के प्रचार के लिए, क्योंकि उनके लिए पार्टी भी उतनी महत्वपूर्ण है जितना सरकार चलाना। इसी प्रकार सारे केंद्र के मंत्री, राज्यों के मंत्री, तीनों पार्टी, सब पार्टियों के नेता इस काम में लग जाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो जो परियोजनाएं पास की जाती हैं समय समय पे देश के हित में, उन परियोजनाओं को फुल स्टॉप रोक दिया जाता है। कारण क्या? आचार संहिता। इसके अतिरिक्त सरकारी तंत्र, आप देखो उन दिनों में सरकार के पदाधिकारी भी मजबूरी होती है उनकी, वही कहते हैं जी अब ये काम नहीं हो सकता। यदि इसी कारण ये जो एक भव्य कार्यक्रम 1 तारीख को हमने रखा है लेजर वैली के अंदर, 10,000 से अधिक लोगों का आना, उसमें विद्यार्थियों का आना, उसमें कॉलेज के स्टूडेंट का आना, बड़ों का आना, खिलाड़ियों का आना, नेताओं का आना, बहुत सारे योगाचार्य, उसका अभिप्राय है कि इसको जन क्रांति आंदोलन तभी दिया जा सकता है कि जब जन जन की आवाज हो। मैं इस विभाग का प्रमुख हूँ, हमने बहुत सारे यूनिवर्सिटीज और कॉलेज में प्रोग्राम किए हैं। लोगों के अंदर इतना उत्साह है क्योंकि उनको जागरूकता नहीं थी। ये जागरूकता अभियान है जो हमने 1 जून को कार्यक्रम रखा है। ये जागरूकता अभियान है, इसके माध्यम से हम चाहते हैं कि देश का हर नागरिक मालूम हो कि इसके फायदे क्या है, पैसे की। अच्छा, एक मैं आपको और बताऊं, यदि ये सक्सेसफुल हो जाता है, ये प्रोजेक्ट सफल हो जाता है, 1.5% जीडीपी के अंदर ग्रोथ हो जाएगी। 1.5% कहना बहुत आसान है। यदि आप इस 1.5% को देखें तो विकसित भारत का सपना हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने 2047 का, वो पहले हो जाएगा। ये देश हित में, ये राष्ट्र हित में, आमदन में, पैसे की सेविंग और जो सरकारी ढांचा है उसके समय की, और जो सबसे बड़ा एक अंतिम जो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ, लोकसभा के चुनाव में परसेंटेज अधिक थी, आप सब लोग इसके साक्षी थे। उसके बाद विधानसभा के चुनाव में वोटिंग परसेंटेज कम हो गई, निकाय के चुनाव हो गए ड्रास्टिकली कम हो गई। कारण क्या है? कारण है उदासीनता। व्यक्ति बार बार एक ही काम के लिए जाकर के थक जाता है। तो इसलिए राष्ट्र हित में, देश हित में, आम नागरिक के हित में, जो हमारी मेहनत की कमाई है, जिसको हम विकसित भारत का सपना 2047 की बात कर रहे हैं, इन सब मुद्दों को देखते हुए इसके सबसे उत्तम जो ये निर्णय है, हम तो चाहते हैं कि हर पार्टी को इस कार्यक्रम में, इस यज्ञ के अंदर आहुति डालनी चाहिए ताकि देश सफलता की ओर, विकसित भारत की ओर जल्दी अग्रसर हो। सूचना के लिए ये प्रोजेक्ट आज शुरू नहीं हुआ है। आपने कहा 11 साल हो गए हमारी भाजपा की सरकार को, ये प्रोजेक्ट आज शुरू नहीं हुआ है। माननीय जो हमारे पहले राष्ट्रपति थे, ये उनके माध्यम से ये कमेटी बनी थी, इसके ऊपर चर्चा निरंतर चल रही है। तो एक तो आपकी सूचना के लिए नया विषय नहीं है। दूसरी बात, आप बात करें रिसोर्सेज की, क्या होता है कि जब हम 3 फेजेज में काम कर सकते हैं तो उनको 5 फेजेज में भी कर सकते हैं, लेकिन निरंतर काम तो हो गया ना। एक आपने आज तैयारी करी, फिर 6 महीने के बाद दोबारा तैयारी करी। एक बड़ा अच्छा इन्होंने मुद्दा बताया आपको कि एक ही नेता तीनों बारी, एक बारी एमपी के लिए कोशिश करता है, दूसरी बारी एमएलए के लिए करता है, तीसरी बारी निकाय के लिए कोशिश करता है। इसलिए नए युवा को भी आगे आने का अधिकार है,
उनको भी आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री क्यों कह रहे हैं युवा की टीम बनानी है, इसीलिए ताकि आज हमारे जिलाध्यक्ष कौन है, मेरे को पूरे देश के अंदर यंगेस्ट नौजवान जिलाध्यक्ष होगा, तो इसलिए युवाओं को वो आगे प्रेरणा देना चाहते हैं। हमारे पास ऊर्जा है, हमारे पास अनुभव है, इनके पास ऊर्जा है, इन दोनों का जब संगम होता है तो ऊर्जा का विस्फोट होता है, सफलता का विस्फोट होता है। बिल्कुल, एक टीम जिले की तरफ से बनाई गई है, जुड़ना होता है और बहुत सारी संस्थाएं हमें ज्ञापन दे के जा रही है माननीय राष्ट्रपति जी के नाम पे। तो हमारे पास लगभग अभी 1500 ज्ञापन माननीय राष्ट्रपति जी के नाम पे हमारे पास आ चुके हैं। लेकिन क्या टीम गठित की गई है, क्योंकि योजनाओं के लिए भी टीम बनाई जाती है ताकि उसका प्रचार हो सके, लोगों तक जागरूकता फैल सके, क्या इसके लिए भी जागरूकता अभियान चलाया जाए? बिल्कुल जागरूक अभियान चलाया हुआ, टीम बनाई है माननीय बोधराज सीकरी जी, हमारे बड़े वरिष्ठ नेता हैं। तो इस पूरे विभाग, हमने एक विभाग बनाया, इस विभाग का जो काम एक राष्ट्र एक चुनाव का देख रहे हैं माननीय बोधराज जी देख रहे हैं। और राष्ट्र स्तर के ऊपर आपकी सूचना के राष्ट्र स्तर के ऊपर वो हमारे पूरे राष्ट्र के संयोजक हैं। और हरियाणा में माननीय सुरेंद्र नागर जी सांसद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो हमारे इस विभाग के प्रभारी हैं, और श्री डॉक्टर विजय पाल जी वो प्रदेश के संयोजक हैं। इस प्रकार जिला स्तर के ऊपर भी आपने परसों एक टीम का गठन हुआ है। हम लोग निरंतर इस काम पे लगे हुए हैं, अलग अलग संस्थाओं के साथ, समाज सेवी संस्थाओं के साथ, NGOs के साथ, स्कूल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में। 2 यूनिवर्सिटी के अंदर मैं और डॉक्टर सुरेंद्र नागर जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इस विषय के ऊपर चर्चा करके आए हैं। आपकी सूचना के लिए 1000 बच्चों ने उसमें पार्टिसिपेट किया और कम से कम 100 फैकल्टी, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर ने पार्टिसिपेट किया। सभी ने इसके ऊपर सहमति दी और आपकी सूचना के लिए हर जहाँ भी हम जाते हैं वो उसके ऊपर प्रस्ताव पास करते हैं। वो प्रस्ताव जैसा सरप्रीत त्यागी जी ने आपको बताया, माननीय राष्ट्रपति महोदय के नाम लेटर होता है। ईश्वरीय कार्य के लिए कभी कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं होता है, ईश्वरीय कार्य ईश्वर स्वयं करता है। इसमें देश का भला है, इसमें किसी पार्टी विशेष का कोई भला नहीं है। वो कहते हैं चरे वेती, जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। भाजपा का जो कार्य करता है उसका काम क्या है कि काम करना, कर्म के ऊपर करने के बाद परिणाम अपने आप ही आएगा। क्योंकि जब हम जा रहे हैं लोगों को मिलने, लोगों के उत्साह को देखते मुझे लगता है कि ये बहुत जल्दी इसको लोगों का अनुमोदन मिलेगा। अच्छा सीकरी जी, धारणा का उत्तर ये है, आपको 2019 के चुनाव याद है? उड़ीसा के चुनाव में, जब लोकसभा के चुनाव में उन्होंने श्रीमान नरेंद्र मोदी को वोट दिया था और विधानसभा में उन्होंने श्रीमान बीजू पटनायक जी को वोट दिया था। तो इसलिए ये गलत अवधारणा, हमने बहुत जगह इस चीज का क्लैरिफिकेशन दिया है कि वोटर, आज का हमारा जो वोटर है, नागरिक है, परिपक्व है, जागरूक है, शिक्षित है, चाहे उसकी शैक्षणिक क्वालिफिकेशन जो मर्जी हो, लेकिन वो जागरूक है, उसको मालूम है कि मुझे वोट किसको देना है। तो इसलिए उसका कोई एक सवाल, हाँ जी, ये केंद्र की तरफ से आया हुआ कार्यक्रम है, जितना आपको पता है। अब जब ये आ गया हमारे पास, अभी तक जिले में नहीं आया, ये जब जिले में आएगा तो उसकी जानकारी आप लोगों को देगा। आज जिस कारण से उसी विषय पर बात करते हैं कि कोई भी व्यक्ति इस विषय से वंचित ना रह जाए। कल को जब कभी पार्लियामेंट के अंदर इसके ऊपर